नहीं, मेरे को कभी हो सकता है जमाबंदी चेक करानी पड़ जाएगी, ये चक्कर पड़ जाएगा फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और वो आईफा जिसके अंदर ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कुछ ही चेहरे नजर आ रहे थे वहां पे, वो फ्रंट लाइन की फोटो निकलवा लेना। गोल्डन पास की 7-7 लाख रुपए के पास जिनको फ्री में दिए गए, वो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई थी। यहां तक कि मंत्री और विधायकों को और विपक्ष का तो जिक्र ही छोड़ दो, आप किसी को पूछा ही नहीं आपने। ये तो आप लोगों की हालत है माननीय। और यही नहीं, बीच में नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, धारीवाल जी बीच में मुझे नेता बोल रहे हैं। इतना दुख हुआ उस दिन कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सांगानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के बावजूद, गर्भवती होने के बावजूद, 3 साल के बच्चे के सामने, आप जिस विभाग के मुखिया हैं, आप तो मालिक ही हैं, लेकिन गृह मंत्री भी आप हैं, आपकी विधानसभा है, उस महिला के साथ पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस आईफा अवार्ड मना रही थी और उधर उस बेचारी के साथ बलात्कार हो रहा था। और आईफा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। वो फोटो भी मैं बता दूंगा तो ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की बातें करता है। हमें क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आए, किसी भी टूरिस्ट स्थल पे वो गए, एक भी स्थान पे नहीं गए। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। माधुरी, अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया? और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने सोनू निगम को नहीं बुलाया। यानी ऐसा 1 महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया, और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था, उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा गाता है सोनू निगम, उसका भी आप लोगों को मैं समझता हूं बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग, कोई मान लो हमारी किसी बात पे काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे, उसको हम नहीं माने, उसको आगे से रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। मैं 2 लाइनें आपको रामचरितमानस की सुनाना चाहूंगा कि सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगी नास। यानी कि यदि मंत्री, वैद, गुरु भय या लाभ से सत्य ने बोलकर मीठी बातें करे, तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है।
तो ये जो चारों तरफ लोग आपको जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जनता के बीच में जाइए। आजकल मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे गरीबों के लिए तो बंद ही कर दिए। बताए, ओटीएस के अंदर आप जनसुनवाई करते थे, मेरी सुन लो पूरी बात, फिर आप खुद ही मेरे पक्ष में आ जाओगे। लेकिन जब से आप सिविल लाइन शिफ्ट हुए, आपने तो जनसुनवाई करनी बंद कर दी। 2 अफसर बैठा रखे हैं, वो ऑफिसर मिलते हैं तो ऑफिसर तो जिलों में ही बैठे हैं, तहसीलों में बैठे, वो वही मिल लेंगे। लोग आपसे मिलने आते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, किसान के बेटे के पास हमारी अरदास लगाएंगे, वहां हमारी सुनी जाएगी। लेकिन आम जनता के लिए दरवाजे बंद हैं और खास लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, आपने वहां से जो दिव्यांगजन आते हैं उनके लिए वहां से कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 22 गोदाम से मुख्यमंत्री निवास तक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी साधन की व्यवस्था करवा दीजिए। आप अलग अलग प्रदेश के जिलों से आते हैं लोग, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। और आप अगर नहीं करवाएं तो मेरे को इजाजत दे देना, मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरे तो स्टाफ का मामला है, मेरे तो साथी भाई हैं, मेरे से उनका दुख देखा नहीं जाए। ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। फोटो की चर्चा नहीं करूं तो ही ठीक है। बड़ी चर्चाओं में है कि आईफा के जो बैनर पोस्टर, उनमें फोटो किसकी थी और कार्यक्रम में तवज्जो किसकी थी, वो तो आप सब लोग जानते हैं। ये बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सुना है आप कोई यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं, 8-10 करोड़ रुपए की लागत से, बड़ा मामला है। और वो आप जिला लेवल तक पता नहीं कहां कहां लेके जाएंगे। तो वो बीजेपी का चैनल रहेगा या सरकार का चैनल रहेगा? उसमें हमारा भी कोई हिस्सा रहेगा कि नहीं? एक आधी न्यूज आएगी या नहीं आएगी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकारी चैनल जो हैं, अपना यूट्यूब चल रहा है, विधानसभा का, लोकसभा का भी चल रहा है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अपना यूट्यूब तो अपना है ही ना विधानसभा का, पर वही ब्रांडिंग का खेल है, उसके लिए आप उसको लेके आ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो कुछ अलग हटके है। आजकल मुझे पता चला है ओटीएस में कुछ अलग चल रहा है। कौन लोग हैं जो ओटीएस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, वो किस विषय की ओर, वो बंगाल या राजस्थान के हिसाब से प्लान कर रहे हैं या पहले हरियाणा या महाराष्ट्र में काम हुआ है इस पे प्लान कर रहे हैं, किस प्रकार के परिसीमन में प्लान कर रहे हैं, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। अदर स्टेट में, राजस्थान में दिन रात का अंतर है, इसलिए राजस्थान को राजस्थान ही रहने देना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये बात में बात आई एक्टर की। आपने अपना फेवरेट एक्टर देश के प्रधानमंत्री जी को बता दिया। बात यहां तक नहीं थी, उसी दिन वीडियो एडिट करा के उसके अंदर हीरो शब्द डलवाया गया और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी से तो हीरो के बारे में पूछा। ये सब लोग जानते हैं, हीरो तो हीरो ही होता है डॉक्टर साहब। बजट हीरो में तो अच्छा आऊंगा, अगला बजट का ही है। हीरो में, कह दिया, हीरो में और एक्टर में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो अंतर है। अरे जब सीएम साहब बैठे हैं तो आपको बीच में नहीं, नो हीरो, नो, मैंने कह दिया। हीरो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, हीरो अधिकारी भी हो सकता है, हीरो सेना का जवान भी हो सकता है, हीरो तो एक खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन एक्टर तो एक्टर ही होता है। आपने कहा, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये बात मैं कहना चाहूंगा। बजट पे मैं कहूंगा तो फिर आप कहोगे कि नहीं, बजट में जितना बोला आज बिल्ली हो जाए। तो बजट में आपने कहा था, दूसरा था, बजट में आपने कहा था कि हम पत्रकारों के लिए RJHS की घोषणा आपने की थी।
ये पत्रकार सुन रहे होंगे पीछे, किसी की हो गई हो तो बता देना भाई। नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़े? अब बजट पे आऊं तो बजट पे भी नहीं, यानी ऐसी घोषणा करते ही क्यों जो पूरी नहीं हो। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आसन को ही संबोधित करें। इनको मकान की हम योजना लेके आए, लॉटरी तक निकल गई, लेकिन आप चयन नहीं कर पा रहे। इनका चयन तो करवा दो मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। काफी डिपार्टमेंट है जिनके लिए आपने पहले बहुत घोषणाएं की थी, लेकिन उनकी और आपका ध्यान नहीं है, उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यूटीबी के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की, आज उनका CSR रूल 2022 में आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिए। और जिनको हटा दिया, उनकी क्या गलती, उनको लगाइए जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे। यानी संविदा पे हटा के संविदा पे लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अग्निशमन के अंदर जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, फायरमैन लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको संविदा कर्मी आप बनाइए, ये बात मैं कहना चाहूँ। ये RSLDC का आप गठन नहीं कर रहे। RSLDC के लिए तो आप ही की सरकार में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज उठाई थी। तो ऐसा क्या होगा कि राज बदलते ही उधर तो ये बात थी, इधर ये, यानी कि हमारे समय में तो RPSC भंग होनी चाहिए, और आपका राज आ गया तो 1.25 साल से RPSC पे चर्चा ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसकी वजह से इस पे लगाम लगी है। आपका भी कोई रोल नहीं है, ये मैं बात बताना चाहूंगा। इसी प्रकार से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनको राजकीय कर्मचारी जो है उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर हैं उनकी बात मैं कहना चाहूंगा। SDRF के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक बेचारे जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अनाउंस किया है अलग से विशेष भत्ता, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप इनको कीजिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे ले लिए, RTE का आप भुगतान नहीं कर रहे, पुराने रेट पे कर रहे हो, उनके रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जगह राजस्थान के अंदर कुलपतियों पे अलग अलग प्रकार के आरोप लग रहे हैं। मैं किसी को इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आप सही फैसला लेंगे, सही निर्णय लेंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। राजीविका के अंदर जो समूह का गठन नहीं हो पा रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय देने का आप काम करेंगे। आशा सहयोगिनी है, उनके संविदा रूल्स 2022 के अंदर शामिल करेंगे, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, अब आप अटल प्रेरक स्कीम लेके आ रहे हैं। काफी राजीव गांधी युवा मित्र सुसाइड तक कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। उनकी सेवाओं को देखते हुए हमने तो ये भी हमारी तरफ से ही आपको प्रपोजल दिया था कि राजीव गांधी प्रेरक की जगह अटल प्रेरक आप कर लीजिए। तो अटल प्रेरक तो आपने कर लिया, तो अब उसमें आप इन लोगों को प्राथमिकता से इसके अंदर नियुक्ति दें, ये अपील मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए, और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह ही कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। आज भी ये लोग काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काफी अंतर है इस चीज के अंदर। इस पे मैं समझता हूं आप जरूर गौर करेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से होमगार्ड के जवान हैं, 12 महीने की डिमांड कर रहे हैं काम की। आज इस महंगाई के युग में हमें उनको, मैं समझता हूं 12 महीने उनको काम देना चाहिए, और उनका ESI PF भी अपने को उनका काटना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूँगा। रिको के अंदर आप कई विभागों के अंदर एमनेस्टी लेके आ गए,
लेकिन रिक्को में नहीं आई। आप देखना, इसमें अगर कोई सुधार आप कर सकें तो मैं समझता हूं इसमें भी आप लोगों को, आम जनता को इस चीज का फायदा मिलेगा। अब मैं आता हूं आपके माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही उस पे। आपने कहा कि आपके राज्य के 88,000 टैबलेट हमने बांटे थे। अच्छी बात है, क्योंकि आखिरी साल की घोषणा थी, हमारे समय में टेंडर वगैरह सब हो गए थे लेकिन बांट नहीं पाए, आप लोगों ने बांट दिए। बहुत अच्छा, आपने बांट दिए। लेकिन हमने जब महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने शुरू किए तो 35 लाख स्मार्टफोन तो हमने बांट दिए थे। आप एक महिला वित्त मंत्री होते हुए महिलाओं के लिए स्मार्टफोन जो बट रहे थे उन पे आपने रोक लगा दी। 1,40,00,000 महिलाओं को फोन मिलने थे, लेकिन आपने रोक लगा दी। वो महिलाओं के लिए 3 साल के इंटरनेट के साथ उस चीज को हमने दिया था। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर जीडीपी में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमने बांटे थे। तो ये बात आपके समझ से बाहर है, मेरे को लग रहा है आप लोग नहीं बांटना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो जाए। ये आपकी सरकार जहां आ रही है वहां आप महिलाओं को 2,000 2,500 दे रहे हैं, तो फिर राजस्थान में आप क्यों नहीं दे रहे? यहां भी मातृशक्ति को आप दीजिए ना, उनकी मदद कीजिए। तो जरूरी है कि भाई चुनाव के आखिरी वर्ष में घोषणा करेंगे, या तो ये प्लान है आप लोगों का। अगर आखिरी वर्ष में आपने घोषणा की तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर उनके बढ़ाने हैं तो इसी बजट के अंदर आप बढ़ाइए, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने कोई आंकड़े गलत दिए। आप आंकड़ों को चेक करवा लीजिए। एक आंकड़ा क्राइम का था, वो जरूर मैं अपहरण बोल गया था, बलात्कार की जगह वो आंकड़े दे दी थी। इसके अलावा एक भी आंकड़े के अंदर कोई गलती नहीं है, ये आप चेक करा लेना। आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2023 की तुलना में 44% बढ़ाकर 24-25 में 38,288 करोड़ कर दिया। पर आपने सच जो छिपाया ना वो मैं बताता हूं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रखा था और उस पर आप 13% कम खर्च कर पाए हैं। तो अपनी जो कमी है उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपका खर्चा 38,288 करोड़ ही हुआ है। ये आपकी कमी है, इसके अंदर आप बढ़ाई नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आंकड़े आप चेक करा लेना। हमारी सरकार ने 23-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 38,061 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 4 महीना आपकी सरकार, 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 34,844 करोड़ रुपए हमने व्यय किए। यानी हमारी सरकार के 7 महीने और आपके 15 महीने में केवल 4,000 करोड़ का अंतर रहा है। यह है आपके 1.25 साल का सुशासन। अब जीडीपी पे आ जाइए आप। आपने कहा कि जो कर्ज बढ़ रहा है, इसके जो आंकड़े हैं उसको आपने छुपाने की कोशिश की। मैं उजागर करता हूं उनको। आपने 24-25 के लिए अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 35.97% ही कर्ज होगा, पर रिवाइज एस्टीमेट में यह बढ़कर 37.65% निकल कर आ गया। यानी कि एफआरबीएम की कर्ज लिमिट 38.2 तक आप पहुंच गए। यही है लास्ट, इससे आगे गए तो पेनल्टी लगेगी आपको। आपने अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 36.5% का कर्ज होने जा रहा है। जैसे पिछली बार आपने अनुमान से लगभग 2% ज्यादा कर्ज के रेशियो पे आप पहुंचे थे, वैसे ही अगर आप गणना करेंगे तो आप 38.5 की लिमिट को पार कर जाएंगे। और आप इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि आपकी सरकार ने 2 साल में ही
1.56 लाख करोड़ का बजट जो कर्ज है वो आप लेने जा रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और इसका मतलब ये है कि हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा आप उसके सर पे मांड के जा रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। आपने डबल इंजन की ताकत की बात बताता हूं कि 25-26 में 85,716 करोड़ का हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा, जो कि 23-24 से 17,653 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन यही अनुमान तो आपने पिछली बार भी बताया था, तो उसमें तो 2,000 करोड़ रुपए आप लोगों को कम मिले। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नए फाइनेंस कमीशन की सिफारिश है कि केंद्र सरकार केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करे। अगर वो सिफारिश लागू हो गई ना, तो राजस्थान का हिस्सा भी 1% और कम हो जाएगा, जो पहले ही कम मिल रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा। स्टेट जीडीपी की जो बात कर रहे हो आप कि